हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो वीडियो ना देखे हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है सब सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। तो जिनने भी नहीं देखे तो वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग अपना 5वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। तो इसमें हम लोग बेसिकली औरतों औरतों के बारे में समझेंगे और महिलाओं के बारे में समझेंगे कि उन्होंने जो है किस प्रकार से योगदान दिया है अपने अपने लिए और अपने देश के लिए, कि किस प्रकार से उन्होंने जो ऊंचाई पे मुकाम हासिल किया है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो है महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं और वो कई क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकती हैं और अपने अपने भविष्य को और अपने साथ साथ अपने समाज और अपने परिवार को भी संवार सकती हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके आगे यहाँ पे एक दिया गया है, बॉक्स बने हुए हैं, कौन क्या काम करता है, निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। यानी कि एक किसान का चित्र बनाना है, एक मिल मजदूर का, एक नर्स का, एक वैज्ञानिक का, एक पायलट और एक शिक्षक का। तो ये बच्चों को दिए गए थे ये जो काम है और इसका रिजल्ट हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। ठीक, तो यहाँ पे इन लोगों ने, बच्चों ने जो है इनको अलग अलग जोड़ा होगा। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? ठीक, तो ये सब जो है एक जो यहाँ पे काम दिया गया है, जो व्यवसाय है, उसके आधार पर बच्चों से ये देखा गया है कि कौन व्यवसाय के बारे में किसका चित्र बनाता है, किसी महिला का चित्र बनाता है या पुरुष का चित्र बनाता है। ठीक, जैसे कि अगर किसान है तो किसान में पुरुष के चित्र ज्यादा बने होंगे महिला की तुलना में। मिल मजदूर में पुरुष के ही बने होंगे, लेकिन नर्स में अगर देखा जाए तो महिला के ही चित्र बने होंगे पुरुषों के मुकाबले। ठीक, तो ये एक मानसिकता होती है लोगों की कि कौन क्या काम कर सकता है। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे एक चित्र जो दिया गया है, ये जो दो महिलाएं हैं जो अपना खेतों से भुट्टे उत्ते का जो है वो सब फसल निकाल रही हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं, महिला के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि महिलाएं भी इस प्रकार के काम करती हैं, खेती किसानी वाले। यहाँ देखें, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया और परिणाम इस प्रकार है। जो परिणाम जो निकले वो इस प्रकार निकले कि जो शिक्षक व्यवसाय है उसमें पुरुष के 5 चित्र बने हैं तो महिला के चित्र 25 बने, यानी कि शिक्षक जो है महिला कर सकती है शिक्षक का काम। और बाकी किसान है, किसान में 30 जो पुरुष के चित्र बने हैं, बाकी महिला का किसी ने भी चित्र नहीं बनाया क्योंकि 30 ही बच्चे थे। मिल मजदूर में 25 चित्र पुरुष के बने, 5 चित्र केवल महिला के बने हैं। नर्स में टोटल 30 के 30 महिलाओं 30 के 30 बच्चों ने महिला के चित्र ही बनाए हैं। ठीक, इस प्रकार से वैज्ञानिक में भी और पायलट में भी। तो ये एक मानसिकता होती है कि किस व्यवसाय में पुरुष काम करेगा और किस व्यवसाय में महिला काम करेगी। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। ठीक, तो ये कक्षा के जो कार्य हैं वो है। आगे हम लोग देखें, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम भी अच्छी तरह कर सकती, मतलब सारे काम महिलाएं नहीं कर सकती, कुछ खास तरह के काम ही महिलाएं अच्छी तरह से कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के चित्र महिलाओं के लिए बनाए। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी कि जो नर्स का जो काम है वो एक परिवार की में जो स्त्रियों की जो भूमिका होती है उसकी तरह देखा जाता है।
इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती थी। तो ये जो मानसिकता होती है लोगों की, वो यहाँ पे बताया गया है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। यानी कि कुछ रूढ़िवादी जो धारणाएं लोग पहले से ही दिमाग में बना के चलते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो इस तरीके से जो जो साइंस के काम है, वैज्ञानिक काम है, जिसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, वो स्त्रियां नहीं कर सकती। इस वजह से उनको पढ़ाई में भी वहाँ पे सहयोग नहीं दिया जाता, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाती है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ठीक, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल समाज में यही हो रहा है कि अगर कोई पढ़ाई स्कूल तक पूरी कर ली है, उसके बाद फिर ज़्यादा फोकस यही रहता है कि शादी जल्दी-जल्दी कर लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी आगे देखें, लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कहानी बताई गई है, रूढ़ियों को तोड़ा है। इसमें एक महिला का जिक्र किया गया है। ये हम देखते हैं, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। ठीक, तो ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं, पेपर में भी पूछा जा सकता है। जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादातर इस प्रकार के फैक्ट आ जाते हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई, जब उसने जो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें मोटरसाइकिल चलाई, और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। ठीक, तो ये जो कहानी है ये हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक जो है कहानी है महिलाओं के लिए, जो कि अपने समाज के डर की वजह से दब के रहती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो उनको ये देखना चाहिए। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते, जो लड़कों की बात है, लड़कों के ऊपर नौकरी को लेके जो दबाव रहता है उसके बारे में कहा गया कि यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है, यानी कि लड़के रो नहीं सकते, इसके आधार पर उन्हें चिढ़ाया जा सकता है अगर कोई लड़का ने रो भी दिया तो। मतलब जो रोना है वो केवल लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते। इस प्रकार की धारणाएं भी हैं। आगे देखें, परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम आगे देखें, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक कहानी दी गई है, जिस कहानी के माध्यम से कुछ समझाया गया है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। आगे देखें, हे भगवान, जेवियर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। यहाँ पे मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। ये यहाँ पे बताया। आगे देखें, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है।
पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मुझे गणित और विज्ञान अच्छा। उसके बाद ये माँ कह रही कि समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ-साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो ये इस प्रकार की धारणाएँ जो होती हैं परिवार में, वहाँ इसके बारे यहाँ पे बात की गई इसके बारे में। आगे देखें। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे जो पहले थे, बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकर यानी कि जो वस्त्र बुनते हैं और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 2 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी, क्या नाम है, रास सुंदरी देवी, जो कि 1800 से 1890 का तक रही, का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक आमार जीवोन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ठीक, क्या नाम है, आमार जीवोन, किसकी है, रास सुंदरी की आत्मकथा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक जो चित्र बना हुआ है ये है रमाबाई का, 1858 से 1922 तक अपनी बेटी के साथ। ठीक, ये रमाबाई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। ठीक, पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कि संस्कृत पढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि थी औरतों के लिए। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, यानी स्किल्स जो है उनको सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ठीक, तो ये हम लोग अगर देखें तो ये है इनका छापा खाना, जहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वहाँ पे सीख रही हैं काम किस प्रकार से, जिससे कि उनका रोजगार चल सके। आगे देखें। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। ठीक, तो ये जो धारणाएं हैं ये उस समय ऐसी चलती थी और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मतलब कि किस प्रकार से औरतों को एक बंधक के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्त्री के जो दिमाग में या समाज के दिमाग में, समाज में इस प्रकार की बातें फैला दी गई कि स्त्री अगर पढ़ेगी तो जो है वो गलत है उसके परिवार के लिए, उसके पति के लिए। इस प्रकार की धारणा यहाँ बना दी गई जिससे कि स्त्री पढ़ ना पाए। यहाँ पे अगर देखें, शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। ठीक, तो इस प्रकार के जो आंदोलन वगैरह हैं और जो आवाज उठाने का काम लगातार होता रहा है और आज भी हो रहा है। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत यानी कि जो एक संत हैं, चैतन्य भागवत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन
मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे उस पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख सकी। तो यहाँ पे राज सुंदरी देवी के बारे में बताया गया है कि राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। ठीक, तो ये सब जो कहानियां हैं बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे देखें, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिनके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसे कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी और इसके आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। ठीक, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी कि 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था। ठीक, तो ये जो 1961 का आंकड़ा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, कितना 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। ठीक, तो अपना मतलब नाम लिखना और अपना नाम पढ़ना, इसी को जो है शिक्षित मान लिया करते थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सतत विकास लक्ष्य 4 दिया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा जो एसडीजी गोल्स है, उसमें चौथा गोल्स है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, आपको लिख के रख लेना एक जगह। इससे पहले भी हम लोगों ने 5वां गोल देखा था। आगे देखें, इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर
प्रतिशत हो गई। ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, पहले से बढ़ के 82% हो गई और स्त्रियों की उस समय कितनी थी, जो है 15% थी। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें, स्त्रियों का जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्त्रियों की शिक्षा का जो अनुपात है, प्रतिशत है, वो 65% है और जो पुरुषों का है वो है 82%। नीचे दी गई तालिका में, यहाँ हम लोग देखें, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल ट्राइब के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं जो कि छोड़ देते हैं पहले ही स्कूल। यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिखाया गया स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-15 की। स्कूल स्तर यहाँ दिखाया गया कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 और 9 से 10। इसमें देखें तो लड़के 4.36 और यहाँ पे देखें तो 3.49, यहाँ पे 17.21, यहाँ पे लड़कियां हैं, ये लड़कियों का है। टोटल हमारा इतना दिया गया है। ठीक, ये प्राथमिक का और ये है हमारा कक्षा 6 से 8 वालों का और ये 9 से 10 वालों का प्रतिशत। और यहाँ देखें अनुसूचित जातियों को, मतलब इसमें सब आ गए। ठीक, जनरल ओबीसी एससी एसटी सब, इसमें अनुसूचित जाति, इसमें अनुसूचित जनजाति। ठीक, तो यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं कि किसका कितना ज्यादा है और किसका कितना कम है, यहाँ पे दिया गया है। आगे हम लोग देखें, संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रहे हैं। ठीक, तो ये जो डाटा है यहाँ पे दिया गया है। आगे यहाँ देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़कियों और लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है। ठीक, तो ये हम लोग विचार कर सकते हैं और यहाँ का जो आंकड़ा दिया गया है इसको देख के आप बता सकते हैं कि किसने जो है कितनी जल्दी स्कूल छोड़ दिया है। ठीक, आगे देखें, अगर दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें। ठीक, तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है कब शुरू हुआ, 2014 में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है और ये है इसका जो लोगो है, ये है। आगे देखें, यहाँ पे लड़कियों और लड़कियों को कुछ प्रतिशत दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लड़के जो हैं 7.02% है और सभी लड़के जो हैं 4.36%। प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर डंडा रेख के रूप में दर्शाइए। 2 आंकड़े आपके ये डंडा रेख के रूप में दर्शाए गए हैं। ठीक, तो ये जो मतलब इस प्रकार से आपको ग्राफ में आपको दिखाना है। ठीक, इस प्रकार से दिखाना है। आगे देखें, अब देखते हैं महिला आंदोलन के बारे में। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन का हिस्से हैं। इस आंदोलन जो हुआ है वो कई हिस्से हैं। कौन? महिलाएं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए
भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और आगे हम लोग देखते हैं अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ये जो फोटो दी गई है ये है सत्या रानी, महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये ठीक यहाँ बैठी जो जिनकी जो बेटी को एक दहेज के रूप के मांगने के कारण मार दिया गया था। आगे हम लोग देखें एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत की घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। ये जो घटना थी ये समाज का एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया, मतलब कि ये एक गंभीर मुद्दे के रूप में इसको लिया जाने लगा कि इसके ऊपर कानून बहुत जरूरी और बहुत सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अखबारों में ये सब चीजें छाने लगी। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। उन लोग में नीचे देखें जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। यहाँ देखें विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। कौन? महिला आंदोलन लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। आगे हम लोग देखें बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। यहाँ देखें तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, ये आप ध्यान रख सकते हैं, 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। यहाँ पे इस प्रकार से इकट्ठा है। यहाँ पे अगर देखें तो हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग, जो वाघा बॉर्डर है, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। यहाँ पे इसी में हम लोग अगर आगे देखें तो यहाँ से हम लोगों का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के देख सकते हैं इसके बारे में कि आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे जो धारणा है कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती, ये आप लिख के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग आपको इसमें करनी है। अगर आप पीसीएस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें आंसर लिख के देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन है। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ हम लोग देखें कुछ शब्द संकलन है जिसके बारे में हम लोग उनका अर्थ, उनका मतलब समझते हैं। रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। ठीक, तो हम लोग इसका मतलब समझ गए। आगे अगर पढ़ें भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर व्यवहार नहीं करते। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। ठीक, जो कि हम लोग जानते ही हैं भेदभाव का मतलब। आगे देखें उल्लंघन, जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है।
आगे देखें यौन प्रताड़ना। इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। इसी के साथ हम लोग का जो 5वां चैप्टर है क्लास 7 का वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो 6वां चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।